उस रात की बात जब शहर की हवा किसी की मौत की खुशबू अपने अंदर दबाए घूम रही थी, जैसे कहीं किसी ने अंधेरे में खून बहाया हो और हवा खुद वो राज छुपाने का प्रयास कर रही हो। और उस रात के बाद की सुबह जब इंस्पेक्टर अदिति सिंह रोहित गुप्ता के खामोश लेकिन चिल्लाती दीवारों वाले बंगले में दाखिल हुई, मुझे महसूस हुआ कि मैं भी इस घर के अंधेरे में कहीं टुकड़ों की तरह बिखर जाऊंगा, क्योंकि इस बंगले की हवा में सिर्फ खून की बदबू नहीं थी, यहाँ एक घुटन थी, एक ऐसी घुटन जो इंसान की आत्मा को चीरकर अलग कर दे। स्टडी रूम की दहलीज पर पहुंचते ही मेरे पैरों के नीचे जैसे जमीन ने चेतावनी देकर झंझनाहट भेजी और अंदर फैली खामोशी इतनी मोटी थी कि महसूस होता था जैसे कमरे में मौजूद हर वस्तु किसी भय से कांपते हुए अपनी सांसें छिपा रही है। रोहित का शरीर कुर्सी से नीचे आधा लटका हुआ था, उसकी आंखें खुली थीं मगर उनमें कोई जीवन नहीं था, सिर्फ एक बुझी हुई दहशत थी, जैसे उसने मरने से ठीक पहले कुछ ऐसा देखा हो जिसकी कल्पना भी इंसान को भीतर से तोड़ दे। उसके चेहरे के कोनों पर एक दर्द की रेखा जमी थी, मानो वो मौत से डर नहीं रहा था, वो उस चेहरे से डर रहा था जिसे वो आखिरी बार देख रहा था। कमरे में बिखरे कागज, गिरा हुआ ग्लास, उल्टी कुर्सी, खुली तिजोरी, सब एक साथ मदद के लिए चिल्ला रहे थे, पर कोई उनकी आवाज नहीं सुन पा रहा था। तिजोरी के अंदर रखा वो लकड़ी का डिब्बा गायब था और डिब्बे की अनुपस्थिति कमरे में एक भूत की तरह तैर रही थी, जैसे वही इस मौत का असली कारण हो। पहले शक की परछाइयां। अदिति कमरे में कदम रखती हैं तो उनकी आंखें किसी शिकारी की तरह हर कोने को पढ़ने लगती हैं, लेकिन मैं महसूस कर रहा था कि ये केस केवल एक हत्या नहीं था, ये अंधेरे की ऐसी भूल भुलैया थी जिसमें कदम रखते ही इंसान खुद को खो सकता है। पत्नी समीरा। आंखें अंदर से पिघल चुकी थीं, लेकिन उसके चेहरों पर हद से ज्यादा नियंत्रित शांति देखकर मुझे लगा कि वो कोई बहुत गहरी चीज छिपा रही है। बेटा ईशान। कांप रहा था, शरीर नहीं, आत्मा कांप रही थी। उसके शब्द लड़खड़ा रहे थे, मानो वो हर पल अपने झूठ का बोझ उठाकर खुद से लड़ रहा हो। पर्सनल असिस्टेंट आशा। हाथ इतने ठंडे थे जैसे उसके अंदर खून ही न बचा हो और वो किसी अदृश्य डर से जकड़ी बैठी हो। गार्ड देव। उसके चेहरे पर एक छुपा हुआ अपराध तैर रहा था, लेकिन वह अपराध उसकी आंखों से नहीं बल्कि उसके गले के नीचे अटकी किसी अनकही बात से निकलने की कोशिश कर रहा था। गायब हुए 18 मिनट का रहस्य। सीसीटीवी फुटेज में ठीक 18 मिनट गायब थे, ठीक वही 18 मिनट जब रोहित की सांसें रोक दी गईं। ये कोई साधारण घटना नहीं थी, ये 18 मिनट ऐसा था जैसे किसी ने समय को चीरकर उसका टुकड़ा निकालकर कहीं निगल लिया हो। फोरेंसिक रिपोर्ट ने इस रहस्य पर और अंधेरा गिरा दिया। गोली बहुत नजदीक से चली थी, रोहित के कपड़ों पर गन पाउडर मौजूद था, लेकिन कमरे में हथियार का नामो निशान नहीं था, मानो गोली हवा में से निकली हो और फिर हवा में ही गायब हो गई हो। अदिति इस केस में जितनी गहराई से उतरी, उतना ही ये केस उन्हें निगलता हुआ लग रहा था। उनके चेहरे की कठोरता धीरे धीरे एक डर में बदलने लगी और मैं समझ गया कि वह किसी ऐसे सच के करीब पहुंच रही हैं जो इंसानों के नहीं बल्कि अंधेरे के बनाए हुए होते हैं। रोहित की डायरी से पता चला कि वो पिछले कुछ महीनों से किसी बड़े खतरे में थे। वे बार बार किसी के आने का जिक्र करते थे। वो आया था, वो आज फिर खिड़की पर खड़ा था, वो मुझे मार देगा। लेकिन डायरी में उस वो का कोई नाम नहीं था, सिर्फ डर था, बहुत घना, बहुत काला डर। झूठ की परतें टूटती हैं। अदिति ने ईशान का मोबाइल लोकेशन निकलवाया तो पता चला कि जिस समय रोहित मारे गए, ईशान बंगले से सिर्फ 500 मीटर दूर था। उसका झूठ उसी क्षण टूट गया और वो रोते हुए बोला, पापा किसी से बहुत डर गए थे, मैं सिर्फ उन्हें देखना चाहता था। लेकिन उसका ये डर बताते हुए चेहरा इतना खोखला लग रहा था कि लगा वो भी उस गहराई को नहीं समझ पाया था जिसमें उसके पिता डूब चुके थे। जब अदिति देव के घर पहुंची और सीसीटीवी ब्लैंक करने वाला रिमोट बरामद हुआ तो ये साफ हो गया कि ये सब किसी बड़े षड्यंत्र की शुरुआत थी, पर सवाल अभी भी अधूरा था। दिल दिमाग सब कह रहा था कि ये हत्या है, लेकिन हर सुराग कह रहा था कि कोई हत्यारा मौजूद ही नहीं। सच जो अंधेरे से जन्मा। उसी रात अदिति ने अकेले बैठकर सारे सबूतों को सामने फैलाया। कागज, फोटो, मैप, फोरेंसिक रिपोर्ट, जीपीएस टैग डायरी के पन्ने, और जैसे ही उसने उस जीपीएस टैग को घड़ी से मिलाया, उसकी सांस अटक गई। घड़ी की आखिरी लोकेशन स्टडी रूम नहीं बल्कि बंगले के पीछे वाला सर्विस कॉरिडोर दिखा रही थी, वो जगह जहां धूल भी शायद सालों से नहीं हिली थी। वहां जाकर खोजबीन की गई और डक्ट के अंदर एक छोटी सी धातु की स्लाइड मिली, इतनी ठंडी कि उसे छूते ही उंगलियों में झुंझुनी दौड़ गई। और तभी अदिति की आंखों में वो डर उभरा जिसने मुझे जैसे भीतर से जकड़ लिया। यह आत्महत्या नहीं है, ये आत्महत्या की हत्या है। उसने बताया कि रोहित ने खुद अपनी मौत को हत्या जैसा दिखने वाला सिस्टम बनाया था ताकि दुनिया समझे कि किसी ने उसे मार डाला, जबकि वो उन लोगों से बचना चाहता था जो सिर्फ उसे नहीं बल्कि उसके परिवार को भी मिटा देना चाहते थे। उसने एक छोटी मशीन तिजोरी के अंदर फिट करवाई थी
जो ट्रिगर दबाते ही हथियार को डक्ट में खींच ले। उसने ये फैसला तब लिया जब उसे पता चला कि जो कागज उस लकड़ी के डिब्बे में थे वे इतने खतरनाक थे कि वे लोगों की दुनिया जला सकते थे, और वह डिब्बा गायब होने का मतलब था कोई उन दस्तावेजों को खोज रहा था और शायद किसी ने उन्हें पा भी लिया था। एक अंतहीन खालीपन। अदिति ने जब ये सच परिवार को बताया तो कमरे में इतनी भारी खामोशी छा गई कि मुझे लगा दीवारों पर लगी तस्वीरें भी सांस रोककर खड़ी हैं। समीरा की आंखों में आंसू नहीं थे, सिर्फ एक गहरी काली अंतहीन खाली जगह थी। ईशान फर्श पर बैठ गया, जैसे उसके पैर उसके शरीर का बोझ नहीं उठा पा रहे हों। आशा कुछ कहना चाहती थी, पर उसकी आवाज़ किसी अंधे कुएं में गिरती जा रही थी, और देव वो सन्न था जैसे उसने अपने जीवन में पहली बार किसी इंसान को मरते हुए महसूस किया हो। जब हम उस बंगले से बाहर निकले तो लगा कि वो घर अब भी जिंदा है। उसकी दीवारें अब भी रोहित की आखिरी चीख को पकड़े हुए थीं, जैसे किसी को बताना चाहती हों। सच कभी वैसा नहीं होता जैसा तुम देखते हो। सच कभी कभी इतना अंधेरा होता है कि उसे छूकर इंसान हमेशा के लिए टूट जाता है।